हेलो दोस्तों, नमस्कार। लक्ष्य आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ एआरओ 2026 के लिए जो आयोग है, उसने अपनी डेट्स जारी कर दिए हैं। तो मई 17 को लोअर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है और जुलाई 5 को अपर पीसीएस का जो पेपर है वो होने वाला है। इसी के बीच में आरओ और एआरओ के जो एग्जाम है वो भी कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अब मुश्किल से आपके पास अगर आज से लगाया जाए तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। तो एक तो यहाँ पे पेपर है आपका लोअर पीसीएस का और एक यहाँ पे आपका पेपर है अपर पीसीएस का। तो इस बीच में आपके आरओ के एग्जाम भी हो जाएंगे। यू नो दैट कि आपके पास अब मुश्किल से 4 से 5 महीने का टाइम है, जिस बीच में आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट करनी है। आई होप बहुत सारे आप लोग यहाँ पे प्रिपरेशन मोड पे होंगे और जो नहीं है वो घबराए नहीं, उनके लिए ये सीरीज हम ला रहे हैं। इस सीरीज में हम क्या करेंगे, जो ये पेपर आने वाले हैं उनके लिए हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं और क्या स्ट्रेटजी होगी उस पे हम अमल करेंगे। तो स्ट्रेटजी क्या रखने वाले हैं हम इस पेपर के लिए, जो अभी हमारे पास पीसीएस के पेपर आने वाले हैं, दोनों ही, वो चाहे लोअर हो अपर हो, उनके लिए हमारे पास स्ट्रेटजी क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे पास सिलेबस होता है। तो हम सिलेबस से गो थ्रू करेंगे, पूरा डिटेल सिलेबस हम देखेंगे इसका, वो चाहे फ्री का हो या मेंस का हो। तो ये हमने सिलेबस को गो थ्रू करना है। इसी के साथ पीवाईक्यूज, हम ऑल पीवाईक्यूज जो है, ऑल पीवाईक्यूज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, यूके पीसीएस के और साथ के साथ अदर एग्जाम्स के भी। अदर एग्जाम से मेरा मतलब है यूपीएससी के, जिससे कि जो उत्तराखंड आयोग है वो सीधे सीधे क्वेश्चन उठाकर पूछ लेता है, और यूपी पीसीएस, उनके क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और अदर सेक्शन में आपका, जिसमें कि बुक्स वगैरह है या कुछ टॉपिक होंगे करंट अफेयर के, उनको उनसे रिलेटेड वो सारी चीजें, और न्यूज़पेपर रीडिंग है, वो सारी चीजें हम इन 3 सेक्शन में डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो सिलेबस है आपको अच्छे से पता है, वर्ड बाय वर्ड आप सिलेबस जानते हैं, तो आपकी 20% जो प्रिपरेशन है ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। और जिन्होंने अभी तक सिलेबस से गो थ्रू नहीं करा है, वो जल्द से जल्द एक बार सिलेबस से होकर गुजरे हैं। और उसी के लिए हम जो ये सीरीज है ये स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद नंबर आता है पीवाईक्यूज का। तो जो पीवाईक्यूज का रोल रहने वाला है आपकी प्रिपरेशन में, वो चाहे प्री में हो या मेंस में हो, दोनों ही जगह 50% रोल आपके पीवाईक्यूज का है। आप यहाँ पे 50% सिक्योर हो जाओगे अगर आपने पीवाईक्यूज लगा लिए। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यूज से आप दो तीन चीजें पता कर सकते हैं। एक तो मेथड किन प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, वो सारी चीजें आप पता कर सकते हो। और साथ के साथ आपके जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी यहाँ पे अच्छे से कराए जाएंगे। तो जो ये हम सीरीज ला रहे हैं, इसमें आप सभी को ये सारी चीजें मुहैया कराई जाएगी। और रेस्ट अदर सेक्शन तो 20% सिलेबस का है, 50% पीवाईक्यूज का है, रेस्ट 30% आपका जो बचा है ये अदर है। इसमें आप कोई बुक पढ़ते हो, कोई आप करंट अफेयर के मैगजीन्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, या आप कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूशन से कोचिंग ले रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, अदर यहाँ पे 30% रोल निभाएगा। तो आपका सीधा सा, अगर एग्जाम में आप अपनी ये पहली और दूसरी चीज स्ट्रोंग कर लेंगे, तो आपका सिलेक्शन होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आज हम आपको इस सीरीज का पहला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो सिलेबस है। तो जिन्होंने भी सिलेबस को अभी तक अच्छे से नहीं देखा है, वो आज मेरे साथ देख लें।
मैं आज प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं मेंस का जो सिलेबस है वो डिस्कस करूँगा। तो आप अभी अगर नहीं गो थ्रू कर पाए हैं सिलेबस से, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी विल जंप इनटू सेकंड सेक्शन, जिसमें हम पीवाईक्यूज करेंगे और ढेर सारे पीवाईक्यूज करेंगे, और इन पीवाईक्यूज के बेस पे ही हम अपने जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप करेंगे। वहीं से हम मेथड, ट्रेंड और क्या उनका बेस है, वो सारी चीज़ हम यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक? अदर टॉपिक क्या है? जैसे करंट अफेयर है, तो इसके लिए मैं बीच-बीच में सीरीज़ लेते आऊँगा, कुछ क्वेश्चंस का वीडियोज़ बनाऊँगा, जिनको कि आप आराम से प्लेटफ़ॉर्म पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, पहले सिलेबस के तौर पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, 2026 के लिए उन्होंने अपना एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराने के डेट पब्लिश कर दिए हैं। और आपको पता है कि अगर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पेपर कराता है, तो उसका जो कराने का तरीका है वो 3 फेज में होता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पर होता है। दूसरा है मेंस एग्जामिनेशन, जो कि रिटन टाइप में होता है। और तीसरा इंटरव्यू एग्जामिनेशन, या इसको पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। ये आपको सामने जाके देना होता है। तो 3 फेज में यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें कि अगर आप प्रिलिमिनरी की बात करें, तो प्री में आपका जो पेपर है वो 150 नंबर के 2 पेपर कराए जाते हैं। जो पहला पेपर है वो होता है फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज का, जिसको कि आप 150 क्वेश्चन के साथ 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा और 2 घंटे आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे। और जो सेकंड पेपर होता है वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है, और आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन विल बी 1.5 मार्क्स, और टोटल 150, 2 घंटे यहाँ पे दिए जाते हैं। तो प्री का तो आपको ये फंडा पता चल गया कि यहाँ पे प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं। पहला जीएस का, जिस बेस पे हमारी मेरिट लिस्ट बनती है, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा सी सेट, जो कि क्वालिफाई नेचर का होता है। तो आपको क्वालिफाई करना है। इट मीन्स यू हैव टू गेट 33% मार्क्स इन दिस सेकंड पेपर। और अगर फर्स्ट पेपर है, मेरिट इस बेस पे बनती है। यहाँ से आपका जो सिलेक्शन है वो मेंस के लिए होता है। देन यू कैन सिट इनटू मेंस एग्जामिनेशन। तो अभी अब हम आज वैसे तो हम प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। मेंस का फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा जो मेंस का पैटर्न है वो क्या है, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तो मेंस में हमारे पास टोटल 8 पेपर होते हैं। ठीक, तो 8 पेपर आपको लिखने होते हैं मेंस में। इसमें जो पहला पेपर होता है वो जनरल हिंदी का होता है, जिसमें 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और 150 मार्क्स का होगा। तो इसमें जनरल हिंदी पूछी जाएगी, और ये अपने आप में क्वालिफाई नेचर का भी होता है। क्योंकि अगर इसमें आपके 35% यानी कि 150 में से अगर आपके 53 मार्क्स नहीं आए या इससे ऊपर नहीं आए, तो आपके जो रेस्ट पेपर है, ये पीछे 7-8 पेपर, ये चेक नहीं होंगे। ओके, तो आपको ये क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। फिर सेकंड पेपर जो होता है वो एसए का होता है। ये भी 150 नंबर का है। 3 घंटे का पेपर दिया जाएगा, और ऐसे 3 ऐसे आपको लिखने होंगे। 50 नंबर का 50 नंबर का 50 नंबर का एक एक ऐसे लिखना है आपको। थर्ड पेपर जो होता है वो जनरल स्टडीज के पेपर अब शुरू हो जाते हैं। यहाँ से पेपर 8 तक अब जनरल स्टडीज जाते हैं। तो जीएस 1 का जो पेपर है, इसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। 3 घंटे का पेपर है, और यहाँ जो नंबर है ये 200 हो जाते हैं। चौथा जो पेपर है वो है जनरल स्टडीज 2 का, और इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और आईआर आपसे पूछा जाएगा। 3 घंटे का ही होता है, और 200 नंबर का ये पेपर होता है। फिर जो फिफ्थ पेपर होता है वो जनरल स्टडीज 3 का पेपर है, जिसमें साइंस टेक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट का
आपसे पूछा जाएगा, और 3 घंटे ड्यूरेशन, 2 घंटे और 200 मार्क्स। इसी प्रकार से जो पेपर 6 है, ये जनरल स्टडीज 4 है, जिसमें कि एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। 3 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स का ये पूछा जाना है। इसके बाद जो दो पेपर है हमारे पास, 7वां और 8वां, ये दोनों ही पेपर जनरल स्टडीज 5 और जनरल स्टडीज 6 उत्तराखंड बेस्ड होते हैं। स्टेट बेस्ड है, मींस आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में और कल्चर के बारे में और यहाँ के जो ट्रेडिशन है उनके बारे में पता होना चाहिए, वो 5th पेपर में। और उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज आपसे पेपर 8 में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो पेपर 6 और 5 और 6 है, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये उत्तराखंड पे बेस्ड है। तो 200-200 नंबर के ये है। इस प्रकार से जो मेन से आपका टोटल, वो 1500 नंबर का हो जाता है। तो टोटल जो है वो मेंस आपके 8 पेपर जो है 1500 नंबर के टोटल हो जाते हैं। इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है हमारे पूरी जो प्रिपरेशन है उसका, तो थर्ड होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू मैंने बोला इसको पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं। ये आपका 150 मार्क्स का होता है, और उसके बाद मेंस के मार्क्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, और टोटल आपका जो बनता है वो 1650। ये ग्रैंड टोटल है। इसमें से ही आपकी जो मेरिट है वो फाइनल मेरिट बनती है। ठीक। और जिसका भी इस फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है, तो वो सिलेक्शन पा लेता है। इट मीन्स दे विल बिकम एसडीएम या डीएसपी, जो भी अदर पोस्टेज है वो सारे यहाँ पे वो बन जाते हैं। तो अगर आपको जो मैंने अभी ऊपर बताया कि आप अगर स्ट्रेटजी जो हम बना रहे हैं उस हिसाब से अगर आप चलेंगे, तो आई एम डैम श्योर कि आप भी एक ऑफिसर होंगे। आप भी यहाँ पर बैठे हुए होंगे, और इजीली यू विल एंजॉय दिस पोस्ट। ओके। तो चलते हैं, आज का डिटेल एनालिसिस करेंगे हम प्रिलिमिनरी एग्जाम के सिलेबस का। तो जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ये आपको पता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 150 होते हैं। टोटल मार्क्स भी ये 150 ही होते हैं, और ड्यूरेशन आपको 2 घंटे दिया जाता है। ये पूरा जीएस का पेपर है। इसमें ऑब्जेक्टिव जो सी सेट है उसका कोई लेना देना नहीं है। ओके। तो इसमें जो यूनिट 1 है, उसमें क्या पूछा जाता है आपसे, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, कल्चर और नेशनल मूवमेंट। तो पहला जो सेक्शन यूनिट है हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम के पीवाई सिलेबस का, वो क्या है, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और नेशनल मूवमेंट। तो इसमें सबसे पहले आपको पता है प्री हिस्ट्री पीरियड चलता है हमारा। तो प्री हिस्ट्री पीरियड में आप हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, संगम एज के बारे में, महाजनपदास, राइज ऑफ मगध, रिलीजियस मूवमेंट जैसे जैनिज्म, बौद्धिज्म, ये सारे मूवमेंट, और भगवतिज्म, शैविज्म, पर्शियन ग्रीक कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे हमको प्री हिस्टोरिक पीरियड में या हिस्टोरिक पीरियड में देखने को मिलेंगे। इनमें से जो जैनिज्म, बौद्धिज्म है, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के बाद दूसरा जो टॉपिक है वो मौर्य एम्पायर है। मौर्य एम्पायर में जैसे कि आप सभी को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है, अशोका और उनका जो धम्म था उसके बारे में। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर उनका क्या था, कुषाणों के बारे में, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा जो आता है वो है गुप्ता एम्पायर। तो मौर्यों के बाद गुप्त एम्पायर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसमें कि चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और स्कंदगुप्त। गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, लिटरेचर एंड आर्ट उस समय क्या था, ये सारी चीज हम देखेंगे। इसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी, जिसमें कि हर्षवर्धन के बारे में आप जानते हैं, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, चंदेल, परमार, चौहान, ये सारे जो डायनास्टीज आती है, इनको आप अच्छे से देखेंगे, और इनका कल्चरल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ 650 से 1200 एडी के बीच में।
तो ये हमको देखना है और यहाँ तक जो हमारा है वो एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन चलता है। तो ये हमारी क्या थी? एंशियंट हिस्ट्री। इसके बाद जो हमारे पास पोर्शन शुरू होता है वो होता है मिडाइवल हिस्ट्री का। तो मिडाइवल हिस्ट्री कहाँ से? एडवेंट ऑफ इस्लाम से शुरू होती है और एडवेंट ऑफ यूरोपियन तक चलती है। तो इसमें हमारी मिडाइवल हिस्ट्री आती है। तो मिडाइवल हिस्ट्री में एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया ये चीज हम देखेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम, जैसे आप सभी को पता होगा, वो 700 सेंचुरी में 700 एडी में 714 में आते हैं सबसे पहले। और उसके बाद फिर ये जैसे इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सीधा सा ये है कि आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, लोधी वंश, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि हम दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जानते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में जानना है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत क्या थे, सोसाइटी इकोनॉमी ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत कैसी थी, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कैसे डेवलप हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विजयनगर एम्पायर यहाँ पे है, सूफीज़्म, बौद्धिज़्म मूवमेंट और ये भक्ति जो मूवमेंट थे, ये किस तरीके से चलते हैं, ये सारा हम इस फेज़ में पढ़ते हैं। इसके बाद इंडिया का एक और महत्वपूर्ण एम्पायर बनता है, मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर जो है, वो मेडाइवल का सबसे पावरफुल एम्पायर माना जाता है, जिसमें कि बाबर, शेर शाह सूरी, अकबर, शाहजहां, औरंगज़ेब, इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। मुगल एम्पायर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखेंगे, डिक्लाइन कैसे हुआ इनका वो देखेंगे, जागीरदारी और मनसबदारी सिस्टम क्या था इनका, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों को अच्छे से देखना है। सोसाइटी उस समय कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी उनकी मुगल पीरियड में, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, मराठा, सिख, जाट, उनके क्या हालत थे मुगल एम्पायर के दौरान। तो ये सारी चीज़ें हम मिडाइवल हिस्ट्री में देखते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री के बाद जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे पास आती है जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका पार्ट। तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेकर लास्ट 1947 तक हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें सबसे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को देखते हैं हम। तो यूरोपियंस सबसे पहले पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इंडिया में। तो ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखते हैं हम, जब प्लासी का युद्ध होता है 1757 में और रिवोल्ट ऑफ 1857 तक। तो 1757 से 1857 तक, मतलब पूरा एक सेंचुरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो है वो हमारे ऊपर राज करती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेंगे इसी ड्यूरेशन में क्या था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स उनके क्या है, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने कौन कौन से करे थे ड्यूरिंग 9th सेंचुरी, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया 1958 से 1947 तक कौन कौन इंडिया के वॉइस रॉय रहे, जैसे लॉर्ड डलहौजी, ये सारी चीज़ आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये वैसे लॉर्ड डलहौजी उनसे पहले थे, कैनिंग हो गया, कर्जन हो गया, चेम्सफोर्ड हो गए, ये सारे मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड जो आता है, ये सारे वॉइस रॉय थे, उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या था, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सॉरी, नॉट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसके बारे में हमको अच्छे से देखना है। उस समय ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, कास्ट, पीजेंट मूवमेंट भी हुए थे, उनका क्या रोल था इसमें, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 1857 कैसा रहा, ठीक। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते हैं। तो 1858 का फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल सिस्टम, ये सारे रिफॉर्म किए जाते हैं। इसी के साथ सोशल, एजुकेशनल एंड जुडिशियल रिफॉर्म और अदर एस्पेक्ट्स को भी देखने को यहाँ पे मिलता है। फिर हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इंडिया में नेशनलिज्म की ग्रोथ होती है, जिसके फलस्वरूप में हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस बनकर आती है। तो इसकी फाउंडेशन कैसे हुई, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में कैसे दो खेमे में जो हमारी कांग्रेस थी वो बंट गई। इसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, स्वदेशी मूवमेंट होता है, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग ढाका में,
सूरत सेशन कराया जाता है, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस होती है 1907 में, मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आता है 1909 में। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। फिर आता है हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि आपको पता ही होगा 1914 से शुरू होकर 1918 तक चलता है। इसमें भी इंडिया में क्या डेवलपमेंट हुई थी, जैसे होम रूलिंग डेवलपमेंट, होम रूल मूवमेंट जो तिलक ने और एनी बेसेंट ने चलाया था, वो चलते हैं यहाँ पे। इसी के साथ लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। अगस्त डिक्लेरेशन लाया जाता है 1917 में। इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट होते हैं इस ड्यूरेशन में, इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसके बाद गांधी जी की बिगनिंग होती है इन इंडिया, गांधीयन एरा। तो गांधीयन एरा में भी आपको फिर अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 में, रॉलेट एक्ट आता है 1919 में, देन जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत मूवमेंट चलता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, जिसमें कि चौरा चौरी एपिसोड भी होता है। स्वराज पार्टी उसके बाद डेवलप होती है, साइमन कमीशन आता है, नेहरू रिपोर्ट आती है, 14 पॉइंट्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना के इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और लाहौर सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 में। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चलाया जाता है गांधी जी के द्वारा 1930 में। ये सारे जो डेवलपमेंट है, ये हमको अच्छे से देखने हैं। इसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट है, सेकंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, कम्युनल अवार्ड लाया जाता है, पूना पैक्ट होता है। ये सारे जो डेवलपमेंट है हमको हिस्ट्री में देखने होते हैं। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हमको डिमांड ऑफ पाकिस्तान भी देखता है, क्रिप्स मिशन आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट होता है गांधी जी के द्वारा फिर से एक बार, कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, इंडियन नेशनल आर्मी जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्टार्ट करी गई थी, इंतरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है, माउंटबेटन प्लान आता है फिर, और उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जहाँ से हमारा देश आज़ाद भी होता है और साथ में पार्टीशन भी हो जाता है। तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये भी हमको थोड़ा बहुत देखना होता है, न्यू एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हुई है, कौन कौन से नए ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, और अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ये सारे हमको इसमें कवर करने होते हैं। नाउ इसके बाद हिस्ट्री एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ उत्तराखंड भी देखने होते हैं, कि उत्तराखंड के अपनी हिस्ट्री क्या है और कल्चर क्या है उत्तराखंड का। ये सारी चीज़ें हमको इस पेपर के लिए पढ़ना होता है। तो इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड, वही जो पाषाण काल में थे, तो उस समय पूछा जाएगा कौन सी जगह मिली, कहाँ पे मिले, ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से देखना है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या क्या उत्तराखंड में मिला या क्या क्या चीज़ें थी। एंशियंट ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड कौन कौन सी है, जिसमें कि आपको पता होगा कोल, किरात, ये सारी चीज़ें, हैंडकस जो है, ये सारी जो एंशियंट प्रजातियां हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुनिंद और योधेय डायनेस्टी जो थी, उनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। फिर कार्तिकेयपुर डायनेस्टी है, कत्यूरी डायनेस्टी है, परमार या पंवार डायनेस्टी इन गढ़वाल, चंद डायनेस्टी इन कुमाऊं, गोरखा इन्वेजन ऑफ उत्तराखंड। तो गोरखा कब आते हैं, किस प्रकार से वो उत्तराखंड का इन्वेजन करते हैं। उसके बाद ब्रिटिश रूल आता है, टेरी स्टेट को अलग बनाया जाता है, फ्रीडम मूवमेंट चलते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में उत्तराखंड का क्या रोल था, ये भी आपको देखना है। रोल ऑफ उत्तराखंड इन इंडियाज नेशनल मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट हुए उसमें उत्तराखंड का क्या रोल है। पीपल्स मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड, तो फिर उत्तराखंड में ही जो टेरी रियासत थी उसके अगेंस्ट क्या मूवमेंट करे गए पीपल्स के द्वारा। ये सारी चीजें हमको पहले यूनिट 1 में देखने को मिलता है, जिसमें कि हिस्ट्री का पोर्शन पूरा कवर होता है। किसके लिए? प्री के लिए। अब जो दूसरा सेक्शन है, वो हमारे पास क्या होगा, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो यू नीड टू टॉक अबाउट इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, तो ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट ब्रांचेस क्या क्या है ज्योग्राफी की, जिसमें कि आपको पता है ह्यूमन ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, ओशनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। बहुत सारी अदर भी ब्रांचेस है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप सभी को
पता होना चाहिए। इसके साथ ही अर्थ एंड सोलर सिस्टम क्या है, लिथोस्फीयर, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, टाइम, रोटेशन, रेवोल्यूशन, एक्लिप्स, कॉन्टिनेंट, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, हाइड्रोस्फीयर, लेक्स एंड रॉक्स, और एटमॉस्फेरिक लेयर्स, कंपोजिशंस इनका क्या है, आइसोलेशन, ह्यूमिडिटी, ओशनिक रिलीफ्स, करंट्स, टाइड्स, टेम्परेचर, सैलिनिटी, ये सारी चीज़ें आपको ओशनोग्राफी में पढ़नी होगी। इसके बाद एग्रीकल्चर, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, लाइव स्टॉक्स, ब्रीडिंग, पावर एंड मिनरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, स्पीशीज, ट्राइब्स, माइग्रेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, एनवायरनमेंट, वर्ल्ड ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रुप्स आपको देखने हैं इसमें, जियोग्राफिकल ग्रोसरीज कौन कौन सी है, और अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ये सारे हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। इसके बाद इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसका पार्ट आता है, तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या क्या देखना है, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन, ठीक है, रिलीफ एंड स्ट्रक्चर देखना है इंडिया का कि रिलीफ क्या है, नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में सागर है, वेस्ट में सागर है, और हमारे पास डेजर्ट भी है, प्लेट्यू भी है, घने जंगल भी है, बारहमासी जंगल भी, ये सारा जो रिलीफ फीचर है वो आपको देखना है, मैदान भी है, कहाँ पे क्या है। इसके साथ ही क्लाइमेट देखेंगे, ड्रेनेज देखेंगे, और वेजिटेशन, प्लांट, insects, livestock, breeding, irrigation, power, soil, water, resources, agriculture, minerals, industries, population, urbanization, transport, communication systems, foreign trade, scheduled castes and tribes, social ecologies, domiciles and pollution, etc. ये सारे जो एस्पेक्ट्स है ये हम इंडियन ज्योग्राफी में कवर करने वाले हैं। फिर जो तीसरा पार्ट है वो आता है उत्तराखंड की ज्योग्राफी का। लोकली उत्तराखंड में जो हमारी ज्योग्राफी है उसमें क्या क्या आता है, तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस पूछे जाते हैं, सीधा सीधा फिल्म्स में पूछ दिया जाएगा कि बताओ कि कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, या कौन सी रिवर कहाँ पे मिलती है, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, सीधा आपसे पूछा जाएगा ज्योग्राफिकल लोकेशंस। रिलीफ एंड स्ट्रक्चर कैसे है उत्तराखंड का, ये पूछा जाता है। क्लाइमेट एंड ड्रेनेज सिस्टम क्या है, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इरिगेशन, मेजर सिटीज ऑफ उत्तराखंड, टूरिज्म प्लेस कौन कौन से है, पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, पावर रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नेचुरल हजार्ड्स एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ये सारे आपसे पूछे जाते हैं। इन सब से ज्योग्राफी का जो पोर्शन है ये हमारा कंप्लीट होता है। तो ये था यूनिट 2, जिसमें कि हमने 3 तरीके की ज्योग्राफी देखी। एक तो देखी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और उत्तराखंड की ज्योग्राफी। तो इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आएगी हमारी वो होगी पॉलिटी की। तो जो यूनिट 3 है इसमें हम इंडियन पॉलिटी को देखने वाले हैं। तो इंडियन पॉलिटी को पहले नेशनल लेवल पे देखेंगे, फिर स्टेट लेवल पे देखेंगे, नेशनल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, और फिर आपको मतलब लोकल लेवल पे जो भी होती है हमारी पंचायती राज वगैरह उनको देखेंगे। तो नेशनल लेवल पे जैसे कि आप सभी को पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे, क्योंकि हमारी जो पॉलिटी है वो पार्लियामेंट पे बेस्ड है, क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट फॉर्म होती है। कोलिजन पॉलिटिक्स देखेंगे यहाँ पे। कोलिजन आपको पता ही है कि मतलब अलग अलग जो भी पार्टीज है वो आपस में मिलकर एक कोलिजन बनाते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में दो चलते हैं। एक तो एनडीए, एनडीए जिसको कि आप सभी जानते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और दूसरी जो है कांग्रेस लेड, उसको क्या बोलते हैं, जो भी उसको बोलते हैं वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। मतलब सीधा सा ये है कि कोलिजन यहाँ पे होता है डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टीज है, तो इसमें जैसे बीजेपी ये मिली हुई है, आरजेडी ये मिली हुई है, और भी आरजेडी तो नहीं है शायद, जनता दल है, जेडीयू है, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे मिली हुई है कोलिजन में, तो इन सारी चीजों को हमको देखना है। इसी के साथ यहाँ पे आपको रीजनलिज्म, ये देखना है, कास्टिज्म देखना है, कम्युनलिज्म देखना है, टेररिज्म देखना है, नेक्सलिज्म देखना है, ये सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से। तो
उसके हिसाब से भी, और यहाँ पे पॉलिटिकल मुद्दे भी उठाए जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। फोर्थ क्या है? वेलफेयर है। इसमें एससी एसटीज ओबीसीज का, माइनॉरिटीज का, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है इनके लिए, उस बेस पे लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या है इनके लिए, प्रोसेस क्या है और इम्प्लीकेशंस उनके क्या क्या है, ये सारी चीज़ देखनी है। फिर देखनी है हमको जेंडर पॉलिटिक्स में इक्वलिटी की बात होती है, रिजर्वेशन की बात होती है, एम्पावरमेंट की बात होती है, वेलफेयर एंड सेफ्टी, सिक्योरिटी मेजर्स, ये सारी चीज़ें देखा जाता है कि वुमेन्स के लिए हमने क्या क्या किया है। ठीक। इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे डीलिमिटेशन कमीशन बनने वाला है। तो डीलिमिटेशन कमीशन जो बनेगा 2026 में बनने वाला है, जैसे ही हमारी जो सेंसस है, जैसे ही वो कंप्लीट होता है उसके बाद ये बनाया जाएगा, और हमारे जो सीट्स हैं उनका री अरेंजमेंट किया जाएगा। तो ये अपने आप में डिबेट में भी है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। गवर्नेंस की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या है। जैसे कि आप सभी को पता है इंडिया की पॉलिसी क्या है, नो फर्स्ट यूज। तो अभी तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है। बाकी हमको देखना है कि न्यूक्लियर जो सेक्टर है, पावर प्लांट है, वो कहाँ कहाँ पे है, उनका इंडिया की पावर सेक्टर में कितना परसेंट का योगदान है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या-क्या है, ये भी हमको यहाँ पे देखना है। इसके साथ ही इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी देखने हैं, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था 1991 में, उसको भी देखना है। उसके क्या-क्या मुद्दे थे, क्या-क्या उसमें काम किए गए थे, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी है। इनके इम्पैक्ट्स क्या हुए पॉलिटिक्स पर, गवर्नेंस पर, प्लानिंग मशीनरी किस तरीके से काम करती है, या प्लानिंग प्रोसेस किस तरीके से चेंज हुई, बैंकिंग सेक्टर पर इसके जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से पड़े, आरबीआई, नाबार्ड, आईडीबीआई, इन सब पर जो है एलपीजी जो प्रोग्राम थे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा। इसी के साथ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाइक मनरेगा है, और नेशनल रूरल हाउसिंग मिशन है, और JNNURM जो भी है, ये जो स्कीम्स है ये किस तरीके से काम करती है। साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी जो मोड है उसमें क्या रोल रहा है। तो यहाँ पे आपको जो ये मनरेगा है ये और टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया है, और अब नया नाम इसका क्या रख दिया है, जी राम जी। अगर आप करंट अफेयर से अपडेट है तो आपको ये टर्म पता होगी। तो अब आपको ये सारी चीजें सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है, तो इनको आपको अच्छे से देखना है कि सिलेबस में जो है और न्यूज़ में क्या आ रहा है, उनका क्या लेना देना है आपस में। इसी के साथ जो सिटीजन पार्टनरशिप पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में वो कैसा है। जैसे कि आप सभी देखते होंगे कि इस बार जो है 64% वोट पड़े, या इस बार जो है वो 70% वोट पड़े किसी राज्य में अगर बात हो। इसका मतलब क्या है कि माना यहाँ पे 100 लोग वोट करने वाले थे, तो 100 में से सिर्फ 70 लोग ही वोट करे, 30 लोगों ने वोट ही नहीं करा। तो पार्टिसिपेशन कैसा है पॉलिटिक्स में लोगों का, वो चीज़ देखनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस क्या है कंट्री का, सिविल सोसाइटीज किस तरीके से काम करती है या नहीं करती है, लोकपाल और लोक आयोग इंडिया में किस तरीके से काम करते हैं, और अदर एस्पेक्ट्स क्या क्या है, वो सारे चीज़ें हमको इंडियन पॉलिटी में देखने हैं नेशनल लेवल पे। इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे हमको क्या क्या देखना है। तो इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन देखोगे तो यूनाइटेड नेशन में दो तीन बॉडी आपको पता होनी चाहिए। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें कि पी पाइप कंट्रीज होती है। पी पाइप मतलब परमानेंट कंट्रीज, जैसे यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो ये जो है हमारे क्या है, ये पी पाइप कंट्रीज होती है। तो इसी में जाने के लिए जो इंडिया है वो भी जद्दोजहद करता रहता है कि भाई हमें भी एक परमानेंट सिक्योर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका मेंबर बनाया जाए। इसी प्रकार से इसकी यूएन जनरल असेंबली होती है, ये भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और भी इसके बहुत सारे पार्ट है, बट दो ये मेन हमेशा जो चर्चा में रहते हैं वो यही रहते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको देखना है। अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे दावोस में अभी जो समिट हुई है, दावोस आपको पता ही होगा स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ पे समिट होती रहती है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे आपको क्या-क्या काम करने के लिए कहते हैं, ये सारे हमारे रिलेटेड बन जाते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स ग्लोबल लेवल पे क्या-क्या है, तो जैसे कि सी लेवल जो है वो कंटिन्यूअसली राइज हो रहा है। तो पहले 1.5 डिग्री सेल्सियस पर इसको रोकने की बात की गई थी, बट ये टारगेट मिस हो गया है। अब 2 डिग्री सेल्सियस पर इसको रोकने की बात करी जा रही है। देखते हैं कहाँ तक होता है। इसी के साथ जो हमारे नियर अबाउट में ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सार्क है, जिसका कि अभी ये तो डेड जोन में चला हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इंडिया ने इसको बोला कि बाहर ही रखो। आसियान साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का जो है, और उनके साथ इंडिया का एक साफ्टा एग्रीमेंट है, वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। रीजनल ग्रुप्स अदर जो है, जैसे बिम्स्टेक है, तो ये सारे जो ग्रुप है इनको हम देखेंगे। इंडियाज अप्रोच टू द मेजर वर्ल्ड इश्यूज, तो इंडिया की अप्रोच क्या रहती है वर्ल्ड लेवल पे इश्यूज जो भी हो रहे हैं उनमें, चाहे डिसआर्मामेंट हो, ह्यूमन राइट्स का इशू हो, ग्लोबलाइजेशन हो, इन सारी चीज़ों में इंडिया का क्या व्यू पॉइंट रहते हैं। जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर है, वहाँ पे इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा, और इसराइल गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे इंडिया का क्या रोल रहा है, या किस तरीके से इंडिया ने यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे यूएस से ईरान का भी चलता है, इसराइल का भी चलता है, और यूएस से ये, और साथ ही अभी वेनेजुएला में जो काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें, इन सारे मुद्दों पर इंडिया अपनी क्या राय देता है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी होगी। ब्रिक्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस, तो ब्रिक्स जो आपको पता ही है, 5 देशों का, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका फाउंडिंग मेंबर थे। बहुत ही एक इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है, और इस बार जो 2026 की जो समिट है वो भी इंडिया ही होस्ट करने वाला है, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी थीम भी, और इसका एयर भी, और इसका प्लेस भी कहाँ कौन है, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसी के साथ, और जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा हुआ, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से फॉर्म हुई, ठीक है, क्या सारे इलेक्टेड थे या नॉमिनेटेड भी थे, कितने की स्ट्रेंथ थी, किसने पार्टिसिपेट करा, किसने नहीं करा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। प्रियम्बल का क्या रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्यों ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो सारे देखेंगे। वेरियस पार्ट्स, जैसे आप सभी को पता है कि इनिशियल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 22 पार्ट्स थे, बट राइट नाउ देयर इज 25 पार्ट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, पहले हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो 395 टोटल आर्टिकल्स थे, जो कि आज नंबर बढ़कर कितना हो गया है, 448 प्लस आर्टिकल्स हमारे पास है। नॉट 48, अगर तो 40 प्लस तो है ही। एंड शेड्यूल्स हमारे पास कितनी है, तो इनिशियल देयर वाज 8 शेड्यूल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ 4 मोर एडेड, टोटल नाउ नंबर इज 12 शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे जो मैं अभी हल्का हल्का बता रहा हूँ, जब हम पीवाईक्यूज लगाएंगे मैं डिटेल से इनको समझाऊंगा आपको, और आपने अच्छे से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आपकी, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, 4A आपको पता ही होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेथड क्या है इसके, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन से हैं, जैसे 44th होता है, 42nd है, 86 है, और भी बहुत सारे हैं। उन सारे अमेंडमेंट्स को हमको यहाँ पे देखना है। इसी के साथ फेडरल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये भी हमको देखना है, गवर्नेंस इन इंडिया, कि किस तरीके से जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है वो काम करता है, और पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। इसी के साथ पार्लियामेंट्री कमिटीज, जो कि आपको पता ही है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, एस्टिमेट कमेटी होती है, और पार्लियामेंट्री कमेटी जो जॉइंटली काम करती है, वो सारी उनका रोल यहाँ पे क्या है वो हमको देखना होगा। इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन है, कंट्रोलर जनरल ऑडिट जो कैग है, या फाइनेंस कमीशन है, इन सबको आपने देखना है यहाँ पे। इसके बाद जो जुडिशियरी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो जुडिशियरी है वो हो गई, इन सबको हम यहाँ पे देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर।
तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन पॉलिटी में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी किस तरीके से है इंडिया की। तो सरकार की बात यहाँ पे आ रही है अब सीधा सा। तो यूनियन लेवल पे हमारे पास जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, उसमें हमारे पास प्रेसिडेंट को पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में पढ़ना है, और सेंट्रल सेक्रेटरीट के बारे में, और पीएमओ के बारे में, पीएमओ के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो ये सारे जो टॉपिक है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ हमको देखना है स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन के किस किस को पढ़ना है। तो प्रेसिडेंट की जगह यहाँ पे गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर की जगह यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होती है, और कैबिनेट सेक्रेटरी की जगह यहाँ पे स्टेट सेक्रेटरी होता है, और सेंट्रल सेक्रेटरी के यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी होता है, सॉरी, कैबिनेट सेक्रेटरी की जगह यहाँ चीफ सेक्रेटरी होता है, और स्टेट सेक्रेटरीट की बात की जाती है। इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया किस तरीके से काम करते हैं, उन पे हम बात करेंगे, या उनको हमको पढ़ना है। इलेक्शन मशीनरी किस तरीके से काम करती है, प्रोसेस क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स किस तरीके से काम करते हैं। पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स रिलेशनशिप, दोनों ही, अब क्या बोलूं, दोनों ही चोर होते हैं, एक को दूसरा सपोर्ट करता है। ये एक, सॉरी, जोक है, बट मतलब हाँ, करते हैं आपस में कुछ तो, ये गोलमोल जोल करते ही रहते हैं। तो पॉलिटिशियन एंड सिविल सर्वेंट का आपस में क्या गोलमोल है, इसको भी देखना है। इन फ्यूचर आप भी बनोगे तो देखेंगे आप भी इस गोलमोल में फंसते हो या नहीं फंसते हैं, देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कल्चरल कल्चर इन इंडिया, तो पॉलिटिकल कल्चर कैसा है इंडिया में, ये बात भी देखनी है। एजेंसीज ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की जो एजेंसीज है वो कौन कौन सी है। इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की ग्रोथ एंड एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है इंडिया में। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया, तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि ये 2026 में फिर से एक बार रिवाइज करने वाले हैं, जब हमारा जो न्यू सेंसस है वो आ जाएगा। तो वहाँ से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीट्स भी हो जाएगा। और जो स्टेट है, सॉरी, यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट स्टेट था वो जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ा गया है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, एंड लद्दाख यूटी में। ठीक, तो लास्ट ये डेवलपमेंट 2019 की है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री देखेंगे और किस तरीके से जो स्टेट है वो तोड़े और मरोड़े जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज देखेंगे। अदर स्पेसिफिक स्टेट्स एंड एरियाज रिलेटेड टू देम इन इंडिया, वो देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देखेंगे, इंक्लूडिंग वेरियस इंपॉर्टेंट कमिटीज कमीशंस, ये आपको देखना होगा, जैसे ए आर एआरसी रिपोर्ट्स आती है, ये आपको देखनी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता है, और अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद जो हम देखेंगे वो है पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती जो राज है, जैसे कि आप सभी को पता है, ये 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1992 में, उनके द्वारा ऐड किए गए थे। लोकल लेवल पे ये गवर्नमेंट बनाने की, गवर्नेंस को पहुंचाने की बात करता है। और इसकी ज़रूरत जैसे पड़ी क्यों, कि हमारे पास पार्लियामेंट है, फिर विधान परिषद है, या विधानसभाएं हैं, तो हमको लोकल लेवल पर लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। अब सीधी सी बात है, अगर कहीं पे एक छोटी सी नाली जा रही है सड़क किनारे, ये खराब हो गई या ये टूट गई फूट गई, ठीक है, गांव में, तो फिर गांव का जो ये आदमी है, ये अपनी शिकायत लेके कहाँ, पार्लियामेंट में जाएगा सीधा, या विधान परिषद में जाएगा कि भाई मेरे घर के बाहर नाली टूट गई है। नहीं, इसको एक लोकल लेवल पे चाहिए था। तो लोकल लेवल की गवर्नमेंट की यहाँ पे बात करी जाती है। तो वही पंचायती राज है हमारा। इसके साथ ही इनको रन करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनता है, कि इनको फंडिंग की किस तरीके से मिलनी चाहिए, और इस फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस एंड रोल क्या क्या है। डिवोल्यूशंस ऑफ पावर टू लोकल बॉडीज, यहीं पे पार्लियामेंट और जो विधान परिषद है, विधानसभा है, वो पावर ट्रांसफर करेगी इन लोकल बॉडीज को। टाइप ऑफ लोकल बॉडीज इन इंडिया, तो इंडिया में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े बड़े शहरों में चलते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल थोड़ा छोटे, नगर पंचायत और छोटे हैं इसमें, और ग्राम पंचायत आपके
गांव में चलती है। इसके बाद पंचायत समितिज होती है और जिला परिषद, ये हमारे पास टर्म्स आते हैं, इनको हमको पढ़ना है। बाकी अदर एस्पेक्ट्स, बाकी इंडियन पॉलिटी की, ये पब्लिक पॉलिसी की बात करी जाए तो पब्लिक पॉलिसी में गुड गवर्नेंस देखना है हमको। सिटीजन चार्टर, ये मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ई गवर्नेंस, ये सारी चीजें हमको देखनी है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड लोकपाल एंड लोक आयुक्त, इनके बारे में देखना है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सर्विसेज एक्सेट्रा। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, आरटीआई, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। इसी के साथ जो राइट टू एजुकेशन है, आपको पता ही है, पार्ट 3 में आर्टिकल 21 ए में इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ऐड किया गया था। साथ ही इसके द्वारा जो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 11th ड्यूटी भी हमारी जोड़ी गई थी, फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें कि पेरेंट्स से ये बोला जाता है कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजने की काम करोगे, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए। इसके बाद इश्यूज कंसर्निंग राइट्स, तो यहाँ पे जो राइट्स है उनको कंसर्न करने वाले इशू कौन कौन से हैं। तो फंडामेंटल राइट्स है, वो आपके ब्रीच किए जा सकते हैं। तो ब्रीच होते हैं तो आप कहाँ जाओगे, सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की जो रिट है वो जारी करते हैं। तो कौन कौन सी, प्रोहिबिशन, सर्शियरी, मैंडेमेंट्स एंड हेबियस कॉर्पस और को वारंटो। तो ये 5 प्रकार की जो रिट है वो जारी कर जाती है। याद करने का तरीका है पीसीएम हेडक्वार्टर, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, एससी और एसटीज की प्रोटेक्शन के लिए यह एक्ट लाया गया था कि उनके साथ अगर छुआछूत होती है, उनके साथ भेदभाव होता है, तो उसको खत्म करने के लिए। वेरियस राइट्स pertaining to protection of SC STs, issues related to minorities, women and children and old person, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इश्यूज में इनको देखते हैं। इसी के साथ अब हमारा पॉलिटी का जो लास्ट सेक्शन है वो है उत्तराखंड का पॉलिटिकल सिस्टम। तो यहाँ पे उत्तराखंड के पॉलिटिकल सिस्टम में आपको क्या क्या देखना है, गवर्नेंस देखनी है, गवर्नर को देखना है, लेजिस्लेशन को देखना है, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन कैसे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑडिटिंग, एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, प्रोविजन related to minorities, scheduled caste, scheduled tribes, special state selection criteria और official language, consolidated fund, contingency fund, political parties, election, local government, panchayati raj, community development, public policy, rights related to issues जैसे employment है, education है एंड डेवलपमेंट है। तो एम्प्लॉयमेंट तो हमेशा ही इशू ही है उत्तराखंड के यूथ के लिए, तो हमेशा ही रहेगा भाई, बेरोजगार बहुत है। गवर्नेंस में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जो कि कभी नहीं करेंगे हमारे पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स। देख लो भाई, आप भावी पीढ़ी के सर्वेंट्स, जो पब्लिक सर्वेंट है वो है। लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन और समाधान योजना, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी जो यूनिट 3 है वो भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आती है हमारे पास यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको देखना है इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इकोनॉमी को और सोशल डेवलपमेंट को पहले नेशनल लेवल पे देखेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी देखेंगे और स्टेट लेवल पे भी देखेंगे। तो नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्टेट लेवल पे, 3 लेवल पे हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया की क्या है, रिफॉर्म्स क्या क्या करे हैं। तो एलपीजी में सबसे आगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है नहीं आता है, एफडीआई। इन्फ्लेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो ये आपस में एक कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए हमें या फिर हमको इन्वायरमेंट कंजर्वेशन करना चाहिए। तो ये डिबेट हमेशा ही पब्लिक में
पब्लिक डोमेन में बनी रहती है कि जैसे अभी मतलब हैदराबाद का अगर आपने केस सुना होगा वो गाची बाउली एक फॉरेस्ट एरिया था वहाँ पे, गाची बाउली तो वहाँ पे, या आपने छत्तीसगढ़ का अगर केस सुना होगा जहाँ पे कि अडानी को कोयला खदान के लिए हसदेव फॉरेस्ट जो है उनको दे दिया गया था। अभी अरावली जो थे, अरावली उसके बारे में भी आपने खूब सुना होगा कि जो 100 मीटर से नीचे के पहाड़ होंगे उनको पहाड़ कंसिडर नहीं किया जाएगा। भाई अरावली डेक्लाइन स्टेज में है तो मुश्किल से 10 माउंटेन भी नहीं होंगे इसमें जो 100 मीटर से ऊंचे होंगे। तो इसका मतलब सारा जो अरावली था उसको सपाट करने की बात की जा रही थी माइनिंग एक्टिविटीज के लिए खोलने की। सो तो एनवायरमेंट कंसर्न और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आपको चूज करना है क्या चाहिए होता है। फिर प्रोग्राम्स फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो इरेडिकेशन करना है पॉवर्टी का, अनएम्प्लॉयमेंट का होता है नहीं होता है देखते हैं, बट करना है। पॉवर्टी का तो चलो करना ही करना है, एजुकेशन भी बढ़ानी है, और जो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको बढ़ाना है यहाँ पे। फिर आपका सेंसस आ जाता है। मेन फीचर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन क्या है, तो जैसे हमारे पास हम बोलते हैं कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, अभी तक तो करते हैं क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और ये यूथ पॉपुलेशन अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अगर इनको प्रॉपर स्किल एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया तो ये डेमोग्राफिक क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकता है। इसी के साथ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, इशू रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन। ठीक, इसके बाद हमारे पास मेन फीचर आ जाते हैं। यूनियन बजट को देखना है, हमको अच्छे से देखना है। यूनियन बजट अभी आने वाला है फेब में, तो फेब में हमारे पास यूनियन बजट आने वाला है, 1 तारीख को ये आ जाएगा। मेन फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या क्या है ये भी हम देखेंगे। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ट्रेड क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड सेक्टर क्या है इंडिया का, कॉमर्स, इंडस्ट्री, स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स, डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखनी होती है। इसी के साथ टैक्स रिफॉर्म्स इंडिया में कब कब करे हैं, बैंकिंग बिजनेस में क्या क्या जो रिफॉर्म्स है वो किए गए हैं, फिर प्लान डेवलपमेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में कवर करनी होती है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, वैसे इसका अब कोई काम नहीं है क्योंकि इसके जगह नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग ने इसको और प्लानिंग कमीशन को दोनों को ही खत्म करने का पूरा वो ठान लिया, बट प्लानिंग कमीशन तो स्पेशली खत्म ही हो गया है। एनडीसी अभी एग्जिस्ट करता है बट इसका रोल कुछ नहीं है। इसी प्रकार से नेशनल इनकम ये यहाँ पे देखनी है। इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी देखनी है, लाइव स्टॉक देखना है, ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट क्या क्या हुए। अब तो इम्पैक्ट की बात करेंगे, उस समय तो हमको ज़रूरी था। फूड सिक्योरिटी, फूड ग्रेन प्राइसेस, बफर स्टॉक, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, एग्रीकल्चरल सीड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसी के साथ एमएसपी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होगी। इंडियन फाइनेंस, मनी, कैपिटल, सिक्योरिटी मार्केट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होगी। इंश्योरेंस सेक्टर में आपको अच्छे से देखना है, टैक्स सेक्टर को देखना है, स्ट्रक्चर को देखना है, पब्लिक फाइनेंस को देखना है, फिस्कल पॉलिसी को देखना है, ये सारे हमारे इंडियन इकोनॉमी के पार्ट है। और फिर कॉन्सेप्ट्स है जैसे रोलिंग प्लान आए थे, स्वेट शेयर क्या होते हैं, हवाला क्या होते हैं, गिल्टेज मार्केट क्या होता है, ब्लैक मार्केट, ब्लैक मनी, ये सारे जो है हमारे इंडियन इकोनॉमी के पार्ट है। तो मैं यहाँ पे जो ये सिलेबस हूँ वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहा हूँ, मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि आप लोग भी इसको ऐसे ही पढ़ें। अगर आपको सिलेबस पता नहीं है तो सीधे सी बात यह है कि आप गहरे समुंदर में उतर रहे हो विदाउट लाइफ जैकेट। तो जो ये प्रिपरेशन है ना, वो चाहे आप यूपीएससी की कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की कर रहे हो, तो अगर आप बिना लाइफ जैकेट के यानी कि विदाउट सिलेबस उतर रहे हो, तो इट इज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सिंक इनटू दैट। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा कि स्वेट शेयर क्या होते हैं और वहां पे हमारे सामने क्वेश्चन मार्क।
वी हैव नॉट लिसन कि हमने आज तक ये वर्ड ही नहीं सुना है, वी डोंट हर्ड दैट वर्ड। फिर वहाँ पे हम दिमाग पे जोर लगाते हैं और दिमाग में कुछ नहीं आता। ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। गिल्ट एज सिक्योरिटीज, ठीक, पूछा गया है। यूके पीसीएस ने ये पूछा भी है क्वेश्चन, गिल्ट एज वाला। कराऊंगा मैं पीवाईक्यूज जब डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे अब अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी, यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में बात हो रही है। मॉनेटरी फंड के बारे में जानेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क के बारे में, और आसियान के बारे में देखना है, साप्टा के बारे में देखना है, ब्रिक्स तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। ओपेक ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का जो ग्रुप है, और अदर इकोनॉमिक जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उनको बारे में हमको पता होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। मोस्टली ये करंट अफेयर के टॉपिक रहते हैं, तो इनको आपको अच्छे से कवर करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल इंडिया में आ रहा है बाहर से या इंडिया से बाहर जा रहा है, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी है। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा, फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए। ये तीनों ही एक्ट अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बी अवेयर अबाउट इट। अब इकोनॉमी के बाद हमारे पास नेक्स्ट अभी कुछ एक दो टॉपिक और है इसमें। वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट भी आपको देखना है, ग्रोसरीज देखनी है। अच्छा, उत्तराखंड का पार्ट इसमें रह गया था, उत्तराखंड की इकोनॉमी क्या क्या है उसके बारे में देखना है। तो मेन फीचर ऑफ उत्तराखंड की इकोनॉमी का बजट, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, ट्रेड कहाँ कहाँ करता है, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, स्कीम्स, प्रोजेक्ट, टैक्स, इकोनॉमिक जो आपके रिफॉर्म्स है, प्लान क्या क्या है, डेवलपमेंट क्या है, एग्रीकल्चरल, लाइव स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, पब्लिक फाइनेंस, फिस्कल पॉलिसी, सेंसस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, टूरिज्म, रोल ऑफ हर्ब्स एंड कल्चरल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ये सारा आपको यूनिट 4 में कवर करना है, जिसमें कि हमने 3 लेवल पे देखा, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमी कैसे रन हो रही है, और उत्तराखंड में इकोनॉमी किस तरीके से रन हो रही है। ओके, नेक्स्ट जो यूनिट है हमारे पास ये है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो जनरल साइंस के लिए मैं आपको सीधी सी बात बोल रहा हूँ, 9th क्लास की एंड जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है, इनको आपको पढ़ना है, बस दैट्स इट। इससे बाहर आपकी जो जनरल साइंस है वो नहीं आती है। बाकी जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है ये मोस्टली करंट अफेयर से अफेक्टेड रहता है, करंट अफेयर को यहाँ पे हमको पढ़ना होता है। तो जनरल साइंस ये आपको सिंपल सा है कि आप में एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की कोशिश की जाती है। साइंस टेक में अगर बात करें तो जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे, हिस्ट्री क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, और मेन सोर्स इसका क्या है, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में जैसे आपने गगनयान मिशन भी सुना होगा, चंद्रयान मिशन भी सुना होगा, इसी तरीके से आदित्य L1 मिशन जो है ये सारे इंडिया के मिशन है, और अभी रिसेंटली एक इसरो का जो मिशन है वो फेल हुआ है। तो आईएसआरओ के बारे में आपको पढ़ना है, डीआरडीओ के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना होगा। ये हमारे स्पेस विंग है, इनको अच्छे से थोड़ा बहुत जानना है। सो नेक्स्ट इज नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। तो अवार्ड्स है, प्राइज है, डिस्कवरीज है। तो अवार्ड में आपको पता ही होगा, करंट अफेयर में ही रहते हैं। तो यहाँ पे नोबेल प्राइज हो गए, ऑस्कर अवार्ड्स हो गए, इन्वेंशन किसने क्या करें, साइंस कांग्रेस इंडिया में कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज की जा रही है, कॉन्फ्रेंसेस, सोलर टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अप्लीकेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ ह्यूमन वार वेलफेयर, हेल्थ एंड मेडिसिन, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, नेचुरल बायो रिसोर्स, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ स्टेट एंड नेशनल इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे IUCN है, वर्ल्ड वाइड फंड है, IPCC है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनेस्को, इनके क्या क्या रोल है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। इसी के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
इसमें भाई आजकल तो ये बहुत ज़रूरी है। और एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स इन डेली लाइफ, ई गवर्नेंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से आनी चाहिए। फिर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के जो प्रोस्पेक्ट है, इसमें क्या है, तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें हैबिटाट देखना है, कम्युनिटी इकोसिस्टम क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं, अडेप्टेशन क्या होती है, प्लांट्स एंड देयर पार्टीशंस, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्या था, कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या है, अब कमर्शियलाइजेशन क्या होता है एग्रीकल्चर का, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कितना है क्रॉप्स का, दियर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशंस, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। प्रॉब्लम क्या क्या है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी होगी। फिर आती है बात नेचुरल रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास सॉइल है, वाटर है, एयर है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, वेटलैंड है, मरीन है, इन सब को मैनेजमेंट करने के, रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास फिर बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी को थ्रेटेंड है, थ्रेट और बारा एरिया कमी हो रही है, मतलब बिकॉज द ह्यूमन ग्रीड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। कंजर्वेशन एथिक्स एंड यूजेस इसके, एनवायरमेंटल क्राइसिस, तो इसमें आपको पता ही है, एयर वाटर सॉइल स्पेस पोल्यूशन, लॉज एंड एक्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, सी लेवल राइज होता जा रहा है, हाई माउंटेन्स में जो भी हमारे स्नो कैप्स हिमालयाज है या अदर माउंटेन्स है, वो सारे पिघल रहे हैं। तो ये सारा ग्लोबल वार्मिंग के ही इम्पैक्ट है। इससे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और इसके कॉज एंड इफेक्ट क्या है, ये आपको अच्छे से जानना होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एप्लीकेशंस, इनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वेदर फोरकास्टिंग क्या है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेड शीट, डेटाबेस एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हमको पता चल होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास फिजिकल साइंस एंड अवेयरनेस, तो फिजिकल साइंस की हमको अवेयरनेस होनी चाहिए। और क्या क्या आता है उसमें, तो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स क्या क्या है, वो आने चाहिए। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होती है, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिकल गेट, जिसमें तीन तरीके के गेट होते हैं ना, कौन कौन से, एंड गेट, नो और नॉर गेट और नॉट गेट, शायद ऐसे ही होते हैं कुछ। तो ये जो लॉजिकल गेट है वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए आपका, टेक्निक एंड कंप्यूटर लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। मतलब अगर आप एक सिविल सर्वेंट बन रहे हैं तो आपको ये होप किया जाता है आपसे कि आप ये सारी चीज़ें करेंगे। बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सिक्योरिटी, यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ पीसी सॉफ्टवेयर पैकेज, बेसिक ऑफ साइबर लॉस, ये सारी चीज़ें आपसे आयोग आशा करता है कि आपको आता हो। तो यहाँ पे जो भी ये सिलेबस पढ़ रहे हैं ना, ये अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस, आरओ एंड एआरओ सबके लिए है। ठीक है, ये अम्ब्रेला एक छाता है सीधा। तो जो अम्ब्रेला होगा वो सभी को कवर करता है, इसके अंडर में सभी आते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, इसमें आपको देखना है मैटर एंड इट्स स्टेट्स। जो मैटर है उसकी, वो क्या है, मैटर क्या है, और उसके अलग अलग स्टेज क्या है, स्टेट्स क्या है, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, या प्लाज्मा है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। एसिड, बेस, सॉल्ट, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, हैवी वाटर D2O, इसकी बात हो रही है। प्यूरिफिकेशंस, बैटरीज, फ्यूल सेल्स, कोरोजन, चंक्षारण, आपने सुना होगा हिंदी में टर्म की, जो सोना है,
सोना सॉरी, जो आयरन होता है उसका उस पे जंग लग जाता है तो वही कोरोजन होता है। न्यूक्लियर फिजन, मतलब न्यूक्लियर फिजन, सन सन का एक्टिविटीज, न्यूक्लियर फ्यूजन जो भी हम बनाते हैं, एटॉमिक बम जो बनते हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, पॉलीमर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड, हार्मोन्स, विटामिन्स, मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर, डाइस, कॉस्मेटिक्स, फूड्स, केमिस्ट्री, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आनी चाहिए। तो इतना सा पोर्शन ये हमारे पास केमिस्ट्री का है, मीन्स केमिस्ट्री का है, सॉरी। हम स्कूल में इसको केमिस्ट्री बोलते थे। नेक्स्ट क्या है? मैकेनिकल, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वेव मोशंस, साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हीट, लाइट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस फिजिक्स, एक्स-रेज, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा। ये जो पार्ट है ये किसका आता है? ये फिजिक्स का आता है थोड़ा बहुत। कुछ नहीं है, आपको 9-10 की एनसीईआरटी पढ़नी है, दैट्स इट। फिर लाइफ साइंस का जो तीसरा पोर्शन है ये आता है। इसकी ब्रांचेस क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, देयर मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायो प्रोडक्ट्स, वैक्सीन्स, ह्यूमनाइजेशन, हेल्थ केयर, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, लाइव स्टॉक, ब्रीडिंग, प्लांट्स, ह्यूमन वेलफेयर। ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ साइंस में आता है। साइंटिफिक ग्रोसरीज, ये नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ उत्तराखंड, देयर कंट्रीब्यूशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज। तो ये सारा हमारे पास यहाँ पे आता है। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है हमारे, यूनिट 6, उसमें क्या आते हैं? करंट इवेंट्स आते हैं, और स्टेट के हो, नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, वो सारे यहाँ पे हमको कवर करने होते हैं। तो यूनिट 6 हमारे पास क्या है? ये जो इवेंट है करंट अफेयर के, तो इसमें चाहे नेशनल हो, इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ स्पेस हो, वो आपको देखना है। कॉन्टिनेंट में देखना है, कहीं पे भी हो, किसी कॉन्टिनेंट में हो। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था पीछे कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है, उनको जो ट्रम्प चाचा है वो उठा के ले गए। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे है। तो वेनेजुएला की जो सिचुएशन है, मैप है वेनेजुएला के, जियो पॉलिटिक्स इसके आसपास की, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर भी देखना है आपको कि वेनेजुएला के आसपास के जो देश है वो कौन कौन से हैं, वाटर बॉडीज कौन सी है, क्यों इस देश की महत्वता है, क्या इसमें है ऐसी चीज जो ट्रम्प चाचा इसको उठा के ले गए यहाँ के प्रेसिडेंट को। ठीक। वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अजूबे, रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन स्टेट की बात की जाएगी, फेमस बुक्स कौन कौन सी आती है करंट अफेयर में वो देखना है, राइटर कौन कौन से उनके वर्ल्ड लेवल पे, इंडियन लेवल पे, फेमस साइंटिस्ट कौन कौन से हुए हैं, किन किन को नोबेल प्राइज मिला है। ठीक, ये देखना है। इम्पोर्टेंट अवार्ड्स, तो अवार्ड्स में जैसे ऑस्कर अवार्ड हो गया, फिल्म फेयर अवार्ड हो गए, ये सारे चीज़ें। इंडियन डिफेंस सिस्टम, कौन से नए सिस्टम आए हैं डिफेंस के लिए, किस तरीके से इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो बढ़ रहा है, डीआरडीओ का क्या योगदान है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को देखना है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एजुकेशन के लिए क्या किया जा रहा है, कौन सी नई गाइडलाइंस आ रही है, नेशनल सिंबल्स क्या क्या है हमारे, प्रोटोकॉल्स इन इंडिया, इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट्स क्या कौन कौन से हैं, क्या क्या जो ह्यूमन राइट के इश्यूज है वो कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, वो देखना है। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे, इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस कौन कौन से हैं उनको देखना है, क्या वो शांत है, दंगे हो रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे, इम्पोर्टेंट पासेस कौन कौन से हैं, डांसेस ऑफ इंडिया, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, म्यूजिक देखना है, ड्राइंग, इंडियन लैंग्वेजेस, वर्ल्ड हेरिटेज, इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर, इम्पोर्टेंट डेट्स, स्पोर्ट लैंडस्केप्स, इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स, कन्वेंशंस होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स जो भी आते हैं, ये सारे आपको करंट इवेंट में
अच्छे से देखना है। इनसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे प्री एग्जाम में। तो ये हम प्रिलिमिनरी एग्जाम का सिलेबस देख रहे थे। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सभी को जो ये सिलेबस है इसका, पीसीएस का, ठीक, तो इसमें पीसीएस में बोल रहा हूँ, वो चाहे लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, आरओ और एआरओ हो, तो इन सब का ये सिलेबस हमने डिटेल में डिस्कस करा है। मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड सुनाया है और इसका महत्व भी मैंने बताया है कि अगर आपको ये सिलेबस याद हो गया या आपको याद नहीं करना है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई करंट में न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज है, तो वर्ल्ड हेरिटेज जो टॉपिक है, अभी हमारा जो दिवाली है उसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ज्वाइन कर दिया है। तो आप दिवाली तो पढ़ेंगे यार, ये दिवाली को तो हमने पढ़ा, बट ये आएगा कहाँ? तो ये यूनिट 6 में आता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो इस तरीके से करंट इवेंट हमारे सिलेबस से मैच करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला है जो सिलेबस है इसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे प्रिपरेशन में, ये 20% का है। 20% प्रिपरेशन हमारी उसी समय तैयार है हम एग्जाम देने के लिए, जैसे ही आपने एक बार सिलेबस को गो थ्रू अच्छे से कर लिया। तो आपको जो ये टॉपिक है वो विजुअलाइज होने चाहिए आपके दिमाग में। इस प्रकार से ये हमारा जो सिलेबस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने वर्ड बाय वर्ड आपको समझाया है। प्री का सिलेबस ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट में आएगा वो मैं मेंस का जो सिलेबस है वो पेपर वाइज में आपको डिस्कस करूंगा। देन उसके बाद हम पीवाईक्यूज पे जंप करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस मेथड से जाएंगे कि आप सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यूज जो हम लगाएंगे उनको डिटेल एनालिसिस के साथ करेंगे, पढ़ेंगे या खुद अटेम्प्ट करेंगे, तो फिर आपका जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप यू। बट आपको इसमें दो तीन चीजें अच्छे से याद रखनी है। कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके पास, पेशेंस होना चाहिए, और साथ के साथ यहाँ पे आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है डेवलपमेंट करने के लिए उसको ब्रेन को ओपन रखना होगा। ठीक। बाकी आप सभी को पता है, मुझे भी पता है कि जो भी हम यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ये अति महत्वपूर्ण होते हैं हमारे पेपर के लिए, किसी भी चीज के लिए। एज यू नो, इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले हमारे पास क्या आती है? प्रियम्बल आती है। ठीक है। तो प्रियम्बल आती है, तो उसी प्रकार से 8-9 पेपर देने हैं आपको मेंस के, और जीएस का इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए, तो उसका ये प्रीलिम्स मतलब प्रीएम्बल मान लो, सीधा इंडेक्स है आपका ये सिलेबस। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप सभी ने यहाँ पे अटेंशन के साथ इस सेशन को अटेंड करा होगा। अगर नहीं करा है तो भाई इसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों का नुकसान है। सो ऐसा ना हो कि कहीं आप औरों से पीछे रह जाएं। तो इस रेस में बने रहने के लिए आपको ये चीजें करनी होगी, तभी जाके आप फाइनल लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा पाओगे। और आई नो, अगर आप इस प्रोसेस से गुजरे, देयर विल बी डेफिनेटली योर नेम इन द फाइनल लिस्ट। ओके। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं मेंस से रिलेटेड जो सिलेबस है उसको डिस्कस करूंगा, और मेंस के पेपर किस तरीके से अटेंड करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल जंप इन आर सेकेंड सेशन, जो कि हमारा पीवाईक्यूज का होगा, उस पर हम फोकस करेंगे। तो मिलते हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।